क्यों शादी विवाह में कन्यादान ही क्यों होता है? पुत्रदान क्यों नहीं होता? क्या सनातन धर्म में कन्याएं कोई दान की वस्तुएं हैं? नहीं, कन्यादान का अर्थ कन्या या पुत्री के दान से नहीं होता, बल्कि कन्यादान का अर्थ गोत्र के दान से होता है। तो उसको गोत्रदान ही कह देते, ज्यादा बेहतर रहता नहीं। लड़कियों को हर दिन घर में ये सुनने को ना मिलता कि हाँ तुम तो दूसरे घर की हो। कन्यादान के समय कन्या अपने पिता के गोत्र का दान करके पति के गोत्र में प्रवेश करती है। अब कन्या ही अपना गोत्र क्यों छोड़ती है, इसके लिए हमें बायो समझनी होगी। अब वो उससे पहले का ना कस्टम है, उससे पहले का चीजें मेरे डोमेन से बाहर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। भले से मैंने बोला बट मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता लॉजिकली। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, कुछ अपने व्यूज शेयर करता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर की प्रत्येक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम माता से आता है और दूसरा क्रोमोसोम पिता से आता है। और जो अंतिम पेयर है, यदि वो XX है तो आप लड़की होते हैं और यदि XY है तो आप लड़के होते हैं। अब Y क्रोमोसोम केवल मेल्स में पाया जाता है और ये पिता से सीधा पुत्र में ट्रांसफर होता है। तो एक यूनिक सिग्नेचर होता है जिससे हम वंशावलियों को ट्रैक कर सकते हैं। क्या हम करते हैं? हम तो नहीं करते हैं लैब के अंदर में। वाई क्रोमोसोम से वंशावली को ट्रैक तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम है, केवल मेल में मिल रहा है। मतलब बाप से बेटा, बेटा से बेटा, बेटा से बेटा, बेटा से बेटा। फीमेल कहाँ गई? तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है वाई क्रोमोसोम का इस्तेमाल करना। बोले हम तो पढ़े हैं, हाँ पढ़े हो। वो वाई क्रोमोसोम पे जो डिजीजेज होती हैं उसको ट्रैक करने के लिए होता है कि अगर किसी को वाई क्रोमोसोम पे म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो फटाफट से पता चल जाएगा कि हाँ वाई 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 में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो केवल वहां इस्तेमाल होता है। अगर सच में वंशावली का ट्रैक करना है तो हम फीमेल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात उल्टी हो गई, ये फीमेल का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फीमेल से दोनों बच्चों में जाएगा, मेल में भी जाएगा फीमेल में भी जाएगा। तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम वंशावली की ट्रैकिंग के लिए? नॉट वाई क्रोमोसोम बट फीमेल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आगे बढ़ते हैं। वहीं एक लड़की में ये यूनिक सिग्नेचर नहीं मिलता, यही नहीं मिलता, इसलिए बेहद जरूरी है कि वाई क्रोमोसोम से वंशावली को ट्रैक न किया जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से किया जाए। इसलिए वंशावलियों को प्रिजर्व करने के लिए और जेनेटिक डिसीज से बचने के लिए गोत्र की व्यवस्था आई। अगर गोत्र का मतलब है कि सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर है तो बच्चे बीमार पैदा होंगे, मेंटली रिटार्डेड पैदा होंगे, ये हाफ ट्रूथ है। अपने संबंधी से, करीबी से शादी करने पर होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। मतलब कि बेहतरीन चीजें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं और बुरी चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। अब जो बेहतरीन चीजें और बेहतरीन हो सकती हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, वो केवल सांड और गाय पे ध्यान देते हैं हम कि गाय का अगर दूध बढ़िया आ रहा है तो उसको अपने ही करीबी से सेक्स करवाओ क्योंकि फिर उसका दूध और ज्यादा बढ़िया आएगा। तो गाय में हम करवा देते हैं, गाय कर ले भैया तू शादी, अपने करीबी से अपने गोत्र में शादी कर लो। सांड को बहुत और ज्यादा ताकतवर बनाना है तो हम उसी के अपने ही रिलेटेड बंदे से उसकी शादी कराते हैं। इंसानों में अगर यही लॉजिक है गोत्र का कि करीबी वाले से नहीं करने देनी है तो दूर वाले से करने दो, जितना दूर हो सके उतने दूर वाले से करने दो। दूसरे देश के अगर दूसरे देश से भी करने दो, लेकिन दूसरे देश में अगर की तो फिर तो तुमको, गांधी जी जा रहे थे देश छोड़ करके तो गांधी जी को बोल दिया कि बेटा तुम्हारा तो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। समुद्र पार करना धर्मभ्रष्ट होना होता था। तो दूसरे देश की से नहीं कर सकते हो, दूसरे धर्म वाली से नहीं कर सकते हो, जितना दूर हो सके उतने दूर वाले से। इंटरकास्ट, अरे भाड़ में गया इंटर रिलीजन, इंटरकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर यही रिलीजन है कि पास वाले से मत करो तो दूर वाले से तो कर लें, कास्ट से छोड़ करते कर लें। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं वो कैसे छोड़ देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिफेंड करने वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं है, हमारा कास्ट सिस्टम कलंक है तो है। अगर आप सबने नाम सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन शॉडिंगर, जिन्होंने शॉडिंगर वेव इक्वेशन निकाली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की। उन्होंने किताब लिखी व्हाट इज लाइफ और उन्होंने उसमें लिखा कि उसके लिए वो वेदों से प्रेरणा लेते थे। रॉकेट साइंस डायरेक्ट किताब खोल ली मैंने, डायरेक्ट किताब को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उसको नोटबुक एलएम में डाल लिया। नोटबुक एलएम में क्या है कि कुछ भी छूटेगा नहीं। और मैंने इज्जत से जेन्युइनली उससे क्वेश्चन पूछा कि डज ही एवर मेंशंस इन द बुक in direct or indirect way about he takes inspiration from Vedas or Upanishads. Based on the provided sources, Irwin Schrödinger does not explicitly says or states that he takes inspiration, लेकिन फिर वो बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वेस्टर्न आइडियाज हैं उसके अंदर में अगर आप कह देंगे अहम ब्रह्मस्मि कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द वर्ल्ड, है ना, तो वो ब्लास्फेमस है और ल्यूनेटिक कहा जाता है। तो उसको समझने के लिए कि उस वक्त के क्रिश्चियनिटी के बिलीफ, मॉडर्न बिलीफ, एंशिएंट बिलीफ होता यूं है कि चाहे वो ओपनहाइमर हो, चाहे वो इरविन श्रोडिंगर हो, चाहे वो कोई बड़ा व्यक्ति हो और भारत का ही कोई अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, भगत सिंह हो, ये लोग क्या करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। भगत सिंह आपको सब पढ़ते हुए मिल जाएंगे, इरविन श्रोडिंगर आपको सब तरीके का पढ़ते मिल जाएंगे, ओपनहाइमर आपको सब तरीके से पढ़ते हुए मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि लोग चूज कर लेते हैं, स्पेसिफिकली चूज कर लेते हैं कि अच्छा इसने तो उसका मेंशन कर दिया, बस मेंशन कर देने से वो क्या ले लेते हैं,
हाँ, ये हमारा ही तो है, हमने ही तो करवाया है सब। मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। मछली, पक्षी सभी नहीं, एक आंख बंद करके सोते हैं, क्योंकि ब्रेन हेमिस्फीयर है, 2 पार्ट हैं। एक बार में एक हिस्सा सोता है, एक जगता है, एक बार में एक हिस्सा सोता है, एक जगता है, प्रेडेटर से बचने के लिए। तो झुंड लगा करके पक्षी अगर बैठ जाते हैं तो अंदर की तरफ अगर आंख है तो वो बंद रहेगी और बाहर वाली खुली रहेगी। फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा और फिर बाहर वाली आंख को खोले रखेगा, अंदर वाली को बंद रखेगा। तो हेमिस्फीयर वाइज सोना पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 2, सर ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए कि ये क्या लॉजिक है भाई? मतलब कि कहीं ये पढ़ा होता तुमने कि हाँ वाकई में उल्लू की आंख काटो, निकालो और उसको ताबीज बना के पहलो तो नींद अच्छी आएगी। उन्होंने ये नहीं पढ़ा, उन्होंने बस इतना पढ़ा कि वो एक आंख बंद करके सोता है। बोले ये एक आंख बंद करके सोता है, इसकी आंख ही निकाल करके पहन ली जाए तो बेहतर रहेगा। बट भाड़ में जाए, हम सीखने के लिए 9 मिनट लगा रहे हैं। रोजाना 9 बजे 9 मिनट के लिए मिल रहे हैं। मेन आइडिया सीखने का है और कुछ हद से ही ज्यादा सीखना हो, 400 घंटों से ज्यादा, तो बायोशाला का ऐप डाउनलोड करके 1000 की पत्ती दे करके 400 से ज्यादा घंटे सीख सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। भारत सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी किस पर देती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, और कितना देती है? और भारत सरकार कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्सिडी उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स पर देती है। मेरे 2-3 बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार जो सब्सिडी देती है तमाम तरीके की, उसमें से सबसे टॉप पर सब्सिडी किसको दी जाती है और वो हमारी सब्सिडी का कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा सब्सिडी उर्वरकों को दी जाती है, जो कुल सब्सिडी का तकरीबन 25 से 30% होता है। और अगला क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स को जो सब्सिडी मिलती है उसमें से यूरिया को कितना प्रतिशत मिलता है? उर्वरक सब्सिडी में से लगभग 70 से 75% यूरिया को मिलता है। क्या ये कहना सही होगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई यूरिया को प्रमोट करता है तो वो सरकार कर रही है इस वक्त? हाँ, ऐसा कहना सही होगा, क्योंकि यूरिया पर सबसे अधिक सब्सिडी देकर सरकार ही इसे सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है।